सो जय श्री राम एवरीवन। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री का रिवीजन भी है। आप नहीं पढ़े हो तो आप पहली बार भी पढ़ सकते हो। और आज हम लोग करने वाले हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। पूरा नहीं करेंगे आज केवल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। जो एमसीक्यू वाले पॉइंट्स हैं, जैसे नाम क्या है, किस विटामिन का क्या नाम है, क्या कोई एंजाइम फॉर्म है, क्या उसका रिकमेंडेड डेली अलावेंस है, और क्या उसके डिफिशियंसी से होता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेलाग्रा इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो ये एमसीक्यू वाला पॉइंट है। तो एमसीक्यू में भी है और साथ ही में आपको हेल्प करेगा किसमें, जब आप शॉर्ट नोट्स लिखोगे आपको आ गया कि एक्सप्लेन विटामिन बी3 अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। फर्स्ट इज इट्स कोएंजाइम फॉर्म, सेकंड इज इट्स सोर्सेज। तो सोर्सेज आज नहीं करेंगे, सोर्सेज थोड़ा लंबा टॉपिक, मतलब उसको हर एक विटामिन के साथ। जैसे विटामिन बी1 पढ़ाया तो उसमें मैं जब विटामिन बी1 पढ़ाऊंगा कल आज हम लोग केवल इसका एमसीक्यू वाला पॉइंट कर रहे हैं। कल फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन का हम लोग जो एक एक विटामिन है उसको लेंगे। जैसे विटामिन बी1 लिया, उसको एक्सप्लेन किया, तो उसमें मैं फिर जो एक्टिव फॉर्म है, कोएंजाइम फॉर्म है, और जो उसका रिकमेंडेड डेली अलावेंस है उसको छोड़ दूंगा, उसको बस रिवाइज करवा दूंगा। वो आज ही कर लेते हैं, उसको अलग से आपको रटना पड़ेगा, तो वो आज कर लेते हैं। उसका कोएंजाइम फॉर्म, उसका रिकमेंडेड डेली अलावेंस, डिफिशियंसी से क्या होता है। अब डिफिशियंसी से जो हुआ, जैसे बेरी हुआ विटामिन बी1 की कमी से, अब बेरी का अलग अलग टाइप है। ड्राई बेरी, वेट बेरी, सेरिब्रल बेरी, फिर आपका इन्फेंटाइल बेरी, तो उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उनको फिर कल करते हैं, ठीक है। तो आज केवल जो रटने वाला पॉइंट है वो आप रट लेना, ठीक है। बाकी रिएक्शंस और उसके सोर्सेज, उसके जो शॉर्ट नोट्स में आते हैं वो हम लोग कल करने वाले हैं। और उसमें भी पहले वाटर सॉल्युबल विटामिन का हम लोग जो उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी है, तो बी कॉम्प्लेक्स को कर रहे हैं आज और कल। आज बी कॉम्प्लेक्स का एमसीक्यू, कल बी कॉम्प्लेक्स का शॉर्ट नोट्स। फिर उसके बाद करेंगे विटामिन सी को करेंगे, और उसके साथ ही वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल विटामिन को, यानी एडीई के उसको, और फैट सॉल्युबल विटामिन का विटामिन सी, इनको एक साथ कर लेंगे। क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स जो है ये काफी बड़ा टॉपिक है। बी1 है, बी2, बी3, बी5, बी7, बी6, बी7, बी9, बी12, तो इसको एक तरफ और दूसरी तरफ पूरा अपना फैट सॉल्युबल विटामिन और विटामिन सी वो दूसरी तरफ करेंगे हम लोग। तो 3 दिन लगेगा हम लोग को लगभग विटामिन कंप्लीट करने में। तो और मैं जो है ना यहाँ पे एक तो मैं खुद जामुलकर सर से पढ़ा हूँ, तो मैं उनके पॉइंट्स और साथ ही में जो कॉलेज में बताए गए हैं नोट्स वो भी मेरे पास हैं, तो उनके पॉइंट्स हो सकता है दोनों में कुछ जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जो कॉलेज में लिखाया गया हो, जामुलकर सर ने नहीं लिखाया हो, एक दो, तो वो एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं ऐड कर दूंगा, जिससे आप एग्जाम में लिखोगे तो वो तो वहाँ के टीचर चेक करेंगे ही कि ये होना ही चाहिए इसमें जो मैंने पॉइंट लिखवाया है, तो इसमें हेल्प करेगा। तो इसलिए अगर आप चाहो तो जुड़ सकते हो और आप यहाँ से पढ़ सकते हो बायोकेमिस्ट्री। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन में है अपने पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो बी कॉम्प्लेक्स आज हम लोग करने वाले हैं और कल उसका शॉर्ट नोट्स करने वाले हैं। विटामिन सी जो है उसको हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन के साथ ही करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद विटामिन। सो विटामिन बी1, देन वी हैव इट्स एक्टिव और कोएंजाइम फॉर्म। विटामिन बी1 को क्या कहते हैं, थायमिन। व्हाट इज इट्स एक्टिव फॉर्म और कोएंजाइम फॉर्म इज थायमिन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी, थायमिन पायरोफॉस्फेट, है ना। ये मैं बस एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूं, पायरोफॉस्फेट, थायमिन पायरोफॉस्फेट। Then we have the recommended daily allowance is 1 to 1.5 मिलीग्राम पर डे। अब ध्यान रखना, अब मैं यहाँ आपको ध्यान रखना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6 यहाँ तक मिलीग्राम में है। जो रिकमेंडेड डेली अलावेंस है वो मिलीग्राम में है, और डेली अलावेंस है तो ये ध्यान रखना डेली मीन्स पर डे में ही होता है, तो उसको मैं नहीं भी ऐड करूंगा, तो आपको समझ के रखना है, आप एग्जाम में ऐड कर लेना पर डे। B6 तक मिलीग्राम में है, B7, B9 और B12 का माइक्रोग्राम में है, तो उनको यहाँ हम लोग B6 तक कर लेते हैं अगले आज ही, फिर B7, B9, B12 करेंगे। सो इट इज 1 to 1.5 मिलीग्राम पर डे। देन वी हैव द डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस। B1 की कमी से यू नो इट कॉजेस बेरी। सो दिस इज ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज ड्राई बेरी, वेट बेरी, infantile
एंड लास्ट वन इज एक और होता है सेरिब्रल। ये जो है ये जामुलकर सर के नोट्स में नहीं आई थी, ये हमारे कॉलेज का है, मतलब कॉलेज में मैम ने लिखवाया है। सो ये पॉइंट आपको ऐड करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जामुलकर सर ने ये जरूर बताया है कि क्रॉनिक अल्कोहलिक्स जो है उनमें जो वर्निक्स इंसेफेलोपैथी वगैरह बताया है, तो वो इसी का है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिखवाया है सेरिब्रल बेरीबेरी, तो वो आप ध्यान रखना, उसका नाम लिखना, वो जो वर्निक्स इंसेफेलोपैथी है और एक कोर्साकॉफ करके है, सो वो इसी में आता है, तो उसका नाम लिखवाया गया है सर के द्वारा, लेकिन ये नहीं लिखवाया है, तो इसको आप याद रखोगे, सेरिब्रल बेरीबेरी भी होता है। नेक्स्ट इज विटामिन B2। सो विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन, इट्स एक्टिव फॉर्म इज व्हाट, आपने राइबोफ्लेविन से ध्यान रखो, आप एफ यहाँ है ना, तो एफ से आपने जो भी ये न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह पढ़े हैं, जैसे हमने पढ़ा है FMN फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, हमने पढ़ा है फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लैविन एडेनिन दो, तो डाइन्यूक्लियोटाइड, तो दिस टू आर द इट्स एक्टिव फॉर्म। ये हम क्या लिख रहे हैं यहाँ, कोएंजाइम फॉर्म लिख रहे हैं, these are the coenzyme forms, FMN FAD, these are the coenzyme forms। What is the recommended daily allowance? तो इसका आप याद रखोगे, इसका 1.5 होता है मिलीग्राम पर डे विटामिन B2 का। इसका जो विटामिन B1 का रेंज है 1 to 1.5 और इसका जो हायर रेंज है वही विटामिन B2 का रिकमेंडेड डेली अलाउंस है। व्हाट इज डिफिशियंसी? डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन इज ए राइबोफ्लेविनोसिस, यानी इसका कमी होगा तो क्या होगा, इसके पीछे ए लगा दो, सो ए राइबोफ्लेविनोसिस। इसमें क्या क्या आता है देखो, आप याद रखो, याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे रटोगे, है ना। जैसे विटामिन B2 है, जैसे B2 बोलते हैं तो हमारा जो लिप्स है वो प्रोट्रूड करता है, मतलब मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आपको कोई और तरीका पता है तो आप उससे याद कर लो। प्रोट्रूड हो रहा है मतलब हमारे लिप्स ज्यादा बाहर आ रहे हैं, तो लिप्स से आप याद करो, लिप्स का क्या होगा, लिप्स में प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे फिशरिंग ऑफ लिप्स, इसमें क्या क्या होगा, फिशरिंग ऑफ लिप्स, फिशरिंग ऑफ लिप्स, इसी को क्या कहते हैं, चिलोसिस, दिस इज आल्सो नोन एज चिलोसिस, यानी होंठ फटेगा, फिशरिंग ऑफ लिप्स। अब लिप्स को पकड़ लिया, अब इसी के आसपास का एरिया आप देख लो, इसी के आसपास के एरिया के बारे में लिख दो, क्या क्या और क्या हो सकता है बताओ। यहाँ हमारे जो मुंह के कोने हैं वो हो सकता है कि क्या हो, इन्फ्लामेट कर जाए, तो उसको कहते हैं एंगुलर, ये कोना है ना, कोन यानी एंगल, सो एंगुलर स्टोमेटाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस है ना, आइटिस, इन्फ्लामेशन। देन व्हाट वी हैव, टंग, टंग भी आपका इन्फ्लामेट करेगा, दैट इज ग्लोसाइटिस। जितना भी मुंह से रिलेटेड एरिया है उसके बारे में लिख दो। B2 बोला, लिप्स प्रोट्रूड किए, लिप्स के बारे में लिखा, अब उसी के आसपास के सारे एरिया के बारे में लिखेंगे, ये याद रखने का तरीका है। इसके अलावा टंग में और क्या होगा, कलर उसका आ जाएगा, मैजेंटा कलर टंग, मैजेंटा कलर टंग है ना, हल्का रेडिश टाइप का दिखता है। और क्या हो सकता है, और आप आंख पे चले जाओ, आंख पे चले जाओ, एक एक्स्ट्रा आप याद रखो आंख वाला, ये तो सारे मुंह वाले हो गए, इतना आप लिख सकते हो, एक आंख वाला याद रखो, वो है सर्कम कॉर्नियल क्लाउडिंग, सर्कम कॉर्नियल क्लाउडिंग, यानी कि कॉर्निया के सर्कमफेरेंस में, पेरिफेरी में, सॉरी इट्स नॉट क्लाउडिंग, इट्स वेस्कुलराइजेशन, सॉरी इट्स वेस्कुलराइजेशन, सर्कम कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, दैट इज ब्लड जो है जमा हो जाएगा वहां। जैसे यहाँ टंग वगैरह में हो गया तो मैजेंटा कलर का टंग हो गया, टंग में हल्का रेडिश टाइप का अपीयरेंस आ गया ब्लड की वजह से, यहाँ कॉर्निया के सर्कमफेरेंस में ब्लड हल्का जमा हो गया, दैट इज सर्कम कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। देन वी हैव विटामिन B3, व्हाट इज B3? B3 its name is niacin, it's niacin, what is its coenzyme form, recall it, what is its coenzyme form, it is niacin, that is N। so जैसे हमने F से पकड़ा था, FMN FAD जो भी हमने न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े थे, तो आपने N से कौन सा पढ़ा है, आपने N से क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा NAD है ना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, नियासिन है, इसको निकोटिनामाइड भी कहते हैं, तो उसका कोएंजाइम फॉर्म क्या होगा, NAD, दैट इज नियास, या तो आप बोलो नियासिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, या उसी को कहते हैं निकोटिनामाइड भी कहते हैं, इट इज नियासिन, नियासिनामाइड और निकोटिनामाइड, तो उसका कोएंजाइम फॉर्म हो जाएगा नियासिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इट्स सेम। देन वी हैव NADP,
ये भी आपने पढ़ रखा है, नियासिन, एडेनिन, niacinamide, adenine dinucleotide phosphate. So it is these two are the coenzyme forms. What is his daily allowance? So it is 20 milligram per day. 20 milligram per day. ये आपको कैसे भी रटना है, ठीक है। ये रिकमेंडेड डेली अलाउंस आपको रटना है 20 मिलीग्राम पर डे। मैंने ऐसे याद रखा है कि जैसे विटामिन B5 का मेरे को पता है, विटामिन B5 जो है ना 5 गुना 10 करके मैंने इसको 10 मिलीग्राम पर डे याद रखा है, तो इसके जस्ट पीछे वाला जो है दोगुना है, मैंने ऐसे याद किया है। अब आपको कोई और तरीका है तो आप याद रख सकते हो। मैंने ऐसे याद किया कि विटामिन B5 है और B6 का मैंने याद रखा है B6, तो 6 दूना 12, तो 1 12 को अलग कर दिया तो 1 और 2, तो 1 to 2 मिलीग्राम पर डे, ठीक। तो B6 का ऐसे याद रखा है, B5 का भी दोगुना करके पूरा 10 मिलीग्राम पर डे याद रखा है। 1 to 0 तो नहीं हो सकता, ये 1 to 2 कर दिया है ना, बीच में डैश 1 to 2 मिलीग्राम अलग कर दिया, 6 दूना 12, 12 को अलग कर दिया 1 to 2 मिलीग्राम पर डे। इसको डायरेक्ट दोगुना किया तो 1 to 0 तो नहीं हो सकता, तो उसको एक साथ रखा है 10 मिलीग्राम पर डे, ऐसे याद किया है। और तो इसी से याद हो जाएगा आपको इसका कि इससे जस्ट पीछे वाला जो विटामिन है उसका दुगुना, उसका RDA 2 टाइम्स है, यानी इसका दुगुना 20 मिलीग्राम पर डे इज द RDA ऑफ विटामिन B3। और इन दोनों का तो सेपरेट याद रखा है कि B1 का 1 to 1.5 है, ये रेंज में है, लोअर रेंज हायर रेंज, और जो विटामिन B1 का हायर रेंज है वहीं विटामिन B2 का RDA है, ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले विटामिन B3 का क्या क्या डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस है। सो इसका एकदम इंपॉर्टेंट है, ये तो रट लेना है। B3 का पेलाग्रा, ठीक है, इट्स पेलाग्रा। नाउ पेलाग्रा में आपको क्या याद रखना है कि इट्स ये जो है 4 Ds आपको याद रखना है, 4 D क्या याद रखना है D से। सो ये जो 4 D हैं इनमें आपका आएगा, फर्स्ट इज डायरिया, ये 4 D ध्यान रखने हैं, डायरिया। देन वी हैव डायरिया, आप जानते हो एक्सेसिव फ्लूइड लॉस थ्रू द स्टूल, है ना, ज्यादा बॉयल में फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा आपका, अगर और उसमें भी अगर एक्सेस हो गया, जैसे डायरिया, अगर आपका सीवियर डायरिया है तो ब्लड लॉस भी हो सकता है थ्रू स्टूल, आपका म्यूकस लॉस हो सकता है, और इन सब के लॉस की वजह से क्या होगा, बॉडी वेट काफी कम हो जाएगा। सो इट इज डायरिया। देन वी हैव डिमेंशिया, इन सबको मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग पढ़ेंगे ना, अलग से B3 को पढ़ेंगे तो फिर से डायरिया, डिमेंशिया, इन सब पे हो सकता है, डायरिया पे ना आए लेकिन डिमेंशिया हो सकता है, उस पे आ जाए शॉर्ट नोट्स, हो सकता है सबसे इंपॉर्टेंट डर्मेटाइटिस पे आ जाए, क्योंकि पेलाग्रा के केस में डर्मेटाइटिस होता है, उसमें 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कैसल्स नेकलेस होता है, और क्या होता है, ग्लव्स लाइक हैंड्स एंड फिट्स हो जाते हैं, है ना, वो मैं बताऊंगा, अभी भी बताऊंगा, और उस टाइम पूरा एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप शॉर्ट नोट्स भी लिख सको अगर आए तो। सो इट इज डिमेंशिया। व्हाट इज डिमेंशिया, इसमें रखना मेंसिया है, मेंसिया मींस मेंटल, ऐसा रखना, और डी मींस खत्म होना। सो मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका मेंटली आपको खत्म हो गया मींस कि उसका मेमोरी खत्म हो गया, मेमोरी लॉस होगा, दैट इज डिमेंशिया में क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जो एक्सॉन्स हैं, ये भी आप याद करते चलो, जो एक्सॉन्स हैं उनके एक्सोनल एंडिंग्स जो हैं वो आपके क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसको कहते हैं अटैक्सिया, जिसकी वजह से वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, कुछ भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा, दैट इज अटैक्सिया। ये सब डिमेंशिया का है। तो डिमेंशिया में हम लोग लिखेंगे कि मेमोरी लॉस है ना, अटैक्सिया, ये सब पॉइंट्स हम लोग फिर जब B3 को पढ़ेंगे तब लिखेंगे। इसके अलावा डी से क्या है बताओ, तीसरा डी क्या है, डर्माटाइटिस, इट इज डर्माटाइटिस। अब डर्माटाइटिस में यहाँ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है कैसल्स नेकलेस और दूसरा है ग्लोव लाइक हैंड एंड फीट, ग्लोव लाइक हैंड एंड फीट। सो इसको भी हम लोग करेंगे कैसल्स नेकलेस। तो नेकलेस आप जानते हो ना, तो गर्दन के आसपास का स्किन, डर्माटाइटिस, व्हाट इज इट, आइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन, डर्मा दैट इज स्किन। सो स्किन का इन्फ्लेमेशन होगा, तो अगर नेक के आसपास का स्किन इन्फ्लेमेट हो गया, दैट इज वो नेकलेस के जैसा अपीयरेंस दिखेगा कि भैया हार पहन रखा है, दैट इज कैसल्स नेकलेस। अब कैसल्स कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने खोजा होगा तो ही पुट हिज नेम, सो इट्स कैसल्स नेकलेस। अब यहाँ से, अब कैसल से एक और वर्ड है, एक जो हमारे जीआईटी में टकराया होगा, व्हाट इज द पेस मेकर ऑफ द जीआईटी, सो इट इज Cahel's interstitial cell of Cahel, interstitial cell of Cahel, ओके। स्पेलिंग होता है CAJL, ठीक है, CAJL इज द स्पेलिंग, लेकिन पढ़ते हैं Cahel। सो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ Cahel, ये जीआईटी में आपने पढ़ा है, व्हाट इज द पेस मेकर ऑफ द जीआईटी का जो ये आता है, एक्शन पोटेंशियल होता है, हु इज द पेस मेकर, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल ऑफ Cahel। स्पेलिंग काजल है, पढ़ते Cahel है, जिसका इससे मेल खाता है कैसल्स, तो इनको अलग ही याद रखना। बहुत बच्चे यहाँ कैसल्स ये वाला स्पेलिंग लिख देते हैं,
CAJAL, तो इट्स कैसल्स, CASALS कैसल्स नेकलेस, और ये हो गया इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कैहल, ये GIT का पेसमेकर है। सो एक फायदा तो यही है मेरे से पढ़ने का कि भाई मेरे को जहाँ पे दिक्कत है, मैंने जब कैसल्स नेकलेस पढ़ा तो मुझे ऐसा कुछ पढ़ा था और अब मैं कंफ्यूज हूँ कहाँ पढ़ा था। अब GIT में मुझे फिर मिला कि इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कैहल, तो वो मैं यहाँ आपको बता दिया। एंड लास्ट D इज डेथ। ओके, सो अगर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी को जल्दी से अगर नहीं किया गया है ना, तो डेथ होगा। So death occurs. Now we have vitamin B5. Its name is pantothenic acid. So B5 है 5 से pantothenic acid. It's easy to learn. Pantothenic acid. What is its coenzyme form? It's coenzyme A. Okay. Coenzyme form is coenzyme A. I said you the RDA. You have to do 2 times. Now what are the deficiency manifestations? So learn it. ये क्या होगा? Burning feet like syndrome. Burning feet like syndrome. Burning feet syndrome. पैर जलेगा, ठीक है, इसमें पेन होगा, पैर में पेन होगा। इसके अलावा जो है गर्माहट लगेगी, दैट इज, तो वो दो तीन पॉइंट्स मैं बताऊंगा बर्निंग फिट सिंड्रोम में जब हम लोग B5 को करेंगे अलग से। देन वी हैव विटामिन B6 दैट इज पाइरिडॉक्सिन। अब पाइरिडॉक्सिन इज द अल्कोहल फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द अल्कोहल फॉर्म। इसके अलावा पाइरिडॉक्सल भी हो सकता है, दैट इज अल्डिहाइड फॉर्म। देन पाइरिडॉक्सामाइन भी हो सकता है, दैट इज इट्स अमाइन फॉर्म। ये 3 फॉर्म्स के हो सकते हैं विटामिन B6। पाइरिडॉक्सामाइन, ये 3 फॉर्म हो सकता है। पाइरिडॉक्सिन इज अल्कोहल फॉर्म, पाइरिडॉक्सल अल लग गया अल्डिहाइड फॉर्म, पाइरिडॉक्सामाइन इट इज अमाइन फॉर्म। ये 3 फॉर्म्स में होते हैं। व्हाट इज इट्स कोएंजाइम फॉर्म? इट इज पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट। पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट इज द कोएंजाइम फॉर्म। सो इनको आपको याद रखना, ये एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। आई हैव टोल्ड यू दैट RDA 2 टाइम्स करो, 12 किया, सेपरेट कर दो, दैट इज 1 इधर 2, 1 to 2 मिलीग्राम पर डे। देन व्हाट वी हैव, है ना, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को लिखना है डेफिशिएंसी। सो व्हाट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6? हमने तो इसको नीट टाइम से याद किया है, क्या? कन्वर्जन्स। सो कन्वर्जन्स याद किया है। कन्वर्जन्स क्या होता है? कन्वर्जन मिर्गी जो आता है बच्चों को, मतलब जनरली जो, और मिर्गी में क्या होता है, इनवॉल्यूंट्री हो जाता है, मसल्स का एक्शन इनवॉल्यूंट्री, वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट करते हैं, है ना, देखा होगा ना आपने किसी को मिर्गी आया है, दैट इज द कन्वर्जन, यानी कि बहुत फास्ट मूवमेंट होगा बॉडी का और उसमें इनवॉल्यूंट्री मूवमेंट होगा मसल्स का, इनवॉल्यूंट्री, दैट इज कंट्रोल में नहीं रहेगा, खुद ही मूव करेगा उसका, दैट इज कन्वर्जन। तो अब यहाँ से आप याद करो, एक आपने याद कर लिया कन्वर्जन। अब जो है, अब यहीं से आप सोचो कि कन्वर्जन हुआ यानी क्या हुआ, उसका खुद का कंट्रोल नहीं रहा मसल्स पे, यानी दिमाग पे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, है ना, उसका कंट्रोल खो गया मसल्स पे, उसका कंट्रोल नहीं रहा, इनवॉल्यूंट्री हो गया, तो दिमाग पे भी, यानी कि आप कह सकते हो न्यूरल इंपेयरमेंट भी होगा, न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट, है ना। यहाँ से ही आपको इसको निकाल लेना है, कन्वर्जन रट लेना है, ये तो हमेशा से रटते हैं, विटामिन B6 डेफिशिएंसी कॉजेस कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या हुआ, इनवॉल्यूंट्री कंट्रोल हो गया मसल्स का, ब्रेन काम नहीं कर रहा है ठीक से, मसल्स पे कंट्रोल नहीं रहा, तो न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट भी आप एक पॉइंट लिख सकते हो। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि आपने पढ़ा होगा हीमोपोएटिक विटामिन। व्हाट आर द हीमोपोएटिक विटामिन? यू नो इट्स विटामिन B6, B9 and B12. These are the hemopoietic vitamins. Hemopoietic. To some extent it is vitamin C is also, but vitamin B6, 9, 12. These are the hemopoietic vitamins. Recall with me, hemopoietic vitamins. That is, they are important for the maintenance of the hemoglobin. Okay. So if their deficiency occurs, it will cause anemia. So आपको ध्यान रखना है कि B6, B9, B12 इन सबके कमी से एनीमिया होगा, बट किसके कमी से कौन सा एनीमिया? सो B9, B12, ये आप ध्यान रखो कि ये बड़ा है ना, ये 3 है, इनमें से 9 और 12 बड़ा है, तो 9 और 12 में बड़ा वाला एनीमिया, दैट इज मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक, आरबीसी का सेल साइज बढ़ जाएगा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया कह सकते हो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कह सकते हो। तो ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, B9, B12, उसमें भी हम लोग डेफिशिएंसी में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया लिखेंगे। सो और B6 छोटा वाला है, सो इट विल कॉज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इन दोनों को एक साथ रख लो, बड़ा वाला में और ये छोटा वाला को अकेला, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक और क्या कह सकते हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक एनीमिया दैट इज सेल का साइज भी छोटा हो जाएगा, साइटो मींस सेल, माइक्रो छोटा, आरबीसी का सेल साइज छोटा हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक, हाइपो मींस लेस, क्रोमा मींस कलर, तो उसका कलर भी कम हो जाएगा ड्यू टू हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन।
ठीक है, हेमोग्लोबिन का मेंटेनेंस कर रहा था, कमी हुआ तो हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होगा तो कलर आपका कम आएगा, सो हाइपोक्रोमिक। सेल का साइज भी छोटा हो जाएगा, हेमोग्लोबिन लॉस हो गया, हेमोग्लोबिन है उसमें भरा हुआ था तो ठीक था, सेल साइज लॉस हो गया, छोटा हो जाएगा, सो माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो यहाँ पे आप वही लिखोगे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। सो दिस आर द डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस ऑफ विटामिन B6। नेक्स्ट इज B7, B9 एंड B12। सो उसको हम लोग कर लेते हैं। विटामिन B7, B9 एंड B12 उसको आप लोग लिख लो, अगले स्लाइड में हम लोग कर लेते हैं।